ठीक है, तो सब हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। और प्लेन में हम लोगों ने सबसे पहला जो फॉर्म पढ़ा है वो नॉर्मल फॉर्म था, याद आया आर्यन? नॉर्मल फॉर्म में हमें प्लेन से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था इसका, राइट, जैसे हम लोग डी से डिनोट करते थे। ठीक है, और इस प्लेन का कहीं ना कहीं यूनिट वेक्टर भी चाहिए था, राइट। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्लेन है और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है फ्रॉम द ओरिजिन। और यहाँ पर ये आपके पास एक प्लेन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ओरिजिन हो गया। तो हमें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए ओरिजिन से, और इसका इसी की डायरेक्शन में नॉर्मल वेक्टर भी पता होना चाहिए, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। क्या पता होना चाहिए इसका? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो अगर हमें यूनिट वेक्टर पता है इसका, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पता है, तो हम इस प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। फॉर्म क्या है आपके पास? आर वेक्टर डॉट एन कैप, जहाँ पे स्मॉल डी जो है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है। इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी है। कार्टेशियन फॉर्म क्या है साहिल तेवतिया जी? लिखो, बोलो। ax minus x1 नहीं, रुक जाओ, इसके डंडे चढ़ा लें तो बोलो। साहिल सारे फॉर्मूले आप 30 बार लिख के लाओगे। फिर ax क्यों बता रहा है? अरे मैं दूसरा यहाँ आ गया था, तो जब मैं यूनिट वेक्टर लिख दिया वहां, तो फिर क्यों बकवास कर रहा है इस बात पे? अभी तो ध्यान आ गया, तो खराब कर रहा है। 50 अल्लाह तो मैंने लिख दिया फॉर्मूला, फिर भी याद ना हो रहे, हाथ फट रहे हैं बस। lx प्लस ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। एक दूसरी फॉर्म भी हमारे पास, आर वेक्टर डॉट इक्वल टू में कैपिटल डी। मुझे फॉर्मूले चाहिए आज हर हालत में, सारे के सारे, ध्यान रखना। मैं लंबा नहीं घसीट रहा इसको, बहुत टाइम हो गया करते करते। ax प्लस सी जेड इक्वल टू में डी। ठीक है, दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पर यूनिट वेक्टर, यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर है। इधर आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है और ये एक कांस्टेंट है। इन दोनों में रिलेशनशिप भी है कि अगर कभी भी आपको स्मॉल डी जो रहेगा वो आपके कैपिटल डी अपॉन में एन वेक्टर का मॉडुलस के इक्वल। चीजें समझ में आ रही है? एन वेक्टर मैग्नीट्यूड और मॉडुलस, हालांकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। मॉडुलस स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यूज। बाबू वो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली बात होगी ना, मैग्नीट्यूड तो अलग चीज है। ये क्लियर है? इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? ये कौन सी फॉर्म है? नॉर्मल फॉर्म है यार, क्या बोल रहे हैं? ये वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। इन बातों को अपने दिमाग में बिठा लो। अच्छा जी, दूसरा केस क्या था भाई साहिल जी, बताइए। पैरेलल लाइंस जब एक पॉइंट के बन हो सरफेस पे, जब तुम्हें एक प्लेन पर एक पॉइंट पता हो और उसका नॉर्मल वेक्टर पता हो, तो भी हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है बता भाई? आर वेक्टर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर वो करो ब्रैकेट में लगा के डॉट बड़ा एन और इक्वल टू 0, ऐसे बड़ा एन वेक्टर इक्वल टू में 0। ये कैसे हो गया? ये भैया आर वेक्टर और ए वेक्टर हमारे सरफेस में माइनस करके हाँ जी, बहुत बढ़िया, उनके साथ परपेंडिकुलर बनाएगा डॉट करके 0। वेरी नाइस। यहाँ पर जैसे ये वेक्टर है और ये हमने एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया पी पॉइंट, तो ऑब्वियसली बात है इनके बीच में जो वेक्टर बनेगा वो इस नॉर्मल के साथ क्या बनाएगा? एक डॉट करके 90 बनाएगा, डॉट करके 0 बनाएगा, एंगल 90 बनाएगा, तो ऑब्वियसली बात है उनका डॉट 0 के बराबर होगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना। कार्टेशियन फॉर्म बता। लक्ष्यता, लक्ष्यता नाम तो नहीं आपका? ax minus x1 ax minus x1 plus b y minus y1 b y minus y1 plus c z minus z। ठीक है,
और इक्वल टू में 0। ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म है। कब? जब आपको प्लेन पे एक पॉइंट पता हो और उसका नॉर्मल वेक्टर पता। देवतिया जी, अरे ये आसान में हमसे पूछ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड जो केस है आपके पास, जब आपको एक प्लेन पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए होते हैं, तो आप कैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे? बता भाई साहिल। नहीं बताएगा तो तुरंत 30 के 30 फॉर्मूले लिखने के लिए दे दूंगा, 30 बार लिखने के लिए दे दूंगा सारे फॉर्मूले बताएंगे तो। हाँ तेरे से पूछूंगा सारे, और बोल। लिख के लाइए साहिल सारे फॉर्मूले। तू कार्टेशियन फॉर्म बता, क्या वेक्टर छोड़ दे, कार्टेशियन बता दे। मैं बताऊं, दोनों बताऊंगा। रुक जा। वो x minus x1 अपॉन में x1 हाँ ये x2 x2 वो लिखनी है x1 y1 और z1 और नीचे x2 y2 z2 ऊपर x minus x1 y1 z बता लिख देते हैं, लिख के दिखा दो। हाँ याद रखना, अगर गलत लिख दी पूछता वेक्टर प्रॉपर्टी वाली है। बताओ। हाँ जी। r वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। हाँ जी बोलो, सुन रहा हूँ। r वेक्टर माइनस a वेक्टर, r वेक्टर माइनस a वेक्टर फिर क्रॉस एक बड़ा सा ब्रैकेट ऐसे वाला आओ स्क्वायर वाला। अच्छा सही है। अब इसको ये किसी से पूछे सही है गलत है भाई, ऐसा ना हो एक बार लक्ष्य लिख के लाइए, नहीं बताइए तो बोलो। b वेक्टर माइनस a वेक्टर, b वेक्टर माइनस a वेक्टर मुझे पता है सही है। क्रॉस c वेक्टर माइनस a वेक्टर, क्रॉस c वेक्टर माइनस c वेक्टर माइनस a वेक्टर। भैया अब ये सही है, रुको ये सही है या कि मैं डॉट लगाया क्रॉस है, इसकी बुक में क्रॉस। अच्छा r माइनस से डॉट नहीं होगा, कहीं लिख रहा है, बकवास दे रहा है। क्रॉस लिख रहा है, इसकी में डॉट नहीं। पेज नंबर 2 देखो, वही तो क्रॉस है, डॉट इधर देख। कितना रिंग थी इसकी बुक मेरे पास है, इसमें क्रॉस है। गंदा लगा फिर ले 30 वाले दिनों बात करना क्यों नहीं हटा। बाबू मैंने लिखवाए हैं, इसकी बुक की बात ही नहीं हो रही। r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट करना है आपने, b वेक्टर माइनस a वेक्टर। मम्मी तो कुछ कह रहे हैं। मना थोड़ी कर रही हूँ। b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस करना है c वेक्टर माइनस a वेक्टर के साथ। तरीका ध्यान रखो, ये ऑब्वियस सी बात है, a वेक्टर यहाँ b वेक्टर और ये c वेक्टर होंगे। तरीके से याद करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं फिर कह रहा हूँ तुम्हें। और जो रटने की कोशिश करोगे तो रट सको तो रट लो, फिर सही से तो रट लो कम से कम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले इस वाले वेक्टर को बना लेंगे। आप डेरिवेशन नहीं आती बाबू। r वेक्टर माइनस a वेक्टर बन जाएगा, ये वाला जो वेक्टर बनेगा। फिर ऐसे ही आप इसके साथ भी बनाएंगे, क्या बनेगा, ये b वेक्टर माइनस a वेक्टर। फिर ऐसे इसको बनाओगे c वेक्टर माइनस a वेक्टर। जब इन दोनों वेक्टरों को मैं क्रॉस करूंगा तो मुझे एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, और वो अपने r वेक्टर माइनस a वेक्टर के साथ क्या बनाएगा, डॉट करके 0। बाबू वो तो आप अपने फॉर्मूले को अलग तरीके से बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बीज लगा के भी कर सकते हैं, हमने इसमें ए को फॉलो किया, एनसीईआरटी ने ए को फॉलो किया, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। बट इन केस यू वांट टू डू समथिंग, डू सम डिफरेंट फॉर्मूला, यू कैन प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन। हाँ जी, एक फॉर्मूला आपने 30 टाइम्स लिखा, जैसे गगन ने लिखा था ना ऐसे। हाँ जी, और सुताई भी थी उस पर, यही बता देता हूँ, 30 बार दिए थे मैंने को लिखने। चलिए तो ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसका हम लोग कार्टेशियन फॉर्म और लिख रहे हैं, जो हमारे तेवतिया जी ने गलत बताया। बताओ भाई आर्यन, बोलो। x माइनस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस x3 माइनस x1, y3 माइनस z3 माइनस z1 इक्वल टू में 0। एल जी बात ऐसी है कि किसी को जब हरामखोरी की आदत पड़ जाती है ना, तो वो पड़ी जाती है। तो आज वो भी जानता है और मैं भी जानता हूँ
अगर वो पढ़ के आया तो उसको पता है कि उसको फॉर्मूला आता है। अगर वो नहीं पढ़ के आया और उसने बुक से देख के कहीं से भी देख के कुछ जुगाड़ बता रहा है तो कब तक बता देगा? तुझे क्या लग रहा है मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा? एक्सरसाइज जब करवाऊंगा तो तब तो 60 बार लिखने की दूंगा, अब जब फिर भी 30 बार ही देना, ठीक है। तो वंस आप जब बन जाते हो ना आरामखोर, तो फिर वो आरामखोरी चलती रहती है, जैसे इसके साथ था गगन के साथ। जब तक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मैंने किंडर में लाठी देके नहीं लिखवा दिए तब तक, अरे आते हैं एक बार लिखवा दिए सेट हो गया। ठीक है, अगला टाइप देखिए, इंटरसेप्ट वाला भी है आपको इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। 3 नॉन, ठीक है। तो आपके पास ये इस तरीके से अगर कोई प्लेन अगर तीनों एक्सेस को काट रहा है तो वो ए पर, बी पर और सी पे काट रहा है, तो इस फॉर्मूले को लिखेंगे हम लोग एक्स अपॉन ए। इसमें ज़्यादा आपको आईआईटी क्रैक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफ़ी है, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू अदर प्लेन्स। हाँ जी, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन प्लेन्स। मान लीजिए दो प्लेन्स आपको दिए हुए, एक प्लेन इस तरीके से, ठीक है, और एक प्लेन आपके पास इस तरीके से, ऐसा करके, ठीक है। तो इससे पास होने वाले बहुत सारे, अब मान लो ये एक प्लेन है तो इस प्लेन की खुद की भी एक इक्वेशन होगी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू में डी। एक इक्वेशन इसकी भी होगी, आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर डी टू या एन वन डी वन। तो इससे पास होने वाले प्लेन कितने होंगे पहले तो ये बताओ? इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स। इस बात को पहले अपने दिमाग में बैठाइए, ठीक है। और अगर इनफाइनाइट प्लेन्स हैं, ठीक है, और अगर इनफाइनाइट प्लेन्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक जनरल इक्वेशन जरूर बनेगी। एक क्या बनेगी? एक जनरल इक्वेशन। तो वो जनरल इक्वेशन ही बनानी है हमें, और कोई उस पॉइंट को वो प्लेन पर्टिकुलरली फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं, फिर इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जिससे आपको आइडिया आ जाएगी कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, तो जनरल इक्वेशन बताओ भाई, जनरल इक्वेशन कैसी है बताइए कृष्ण भाई। आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर प्लस लैम्डा एन टू वेक्टर इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा। बाबू छोटा नहीं आएगा, बड़ा ही आएगा बाबू। हाँ, वो किताब में छोटा डी है, क्योंकि उन्होंने तो ये वाली दूसरी वाली इक्वेशन भी नहीं बताई है उनके लिए। अगर यहाँ कैप होता तो स्मॉल डी, ठीक है, लेकिन आप समझिए इस बात को, ठीक है। तो ये जो आपको देगा, ये आपको एक जनरल इक्वेशन देगा, इसमें लैम्डा की वैल्यू आपको पता नहीं होगी, वो डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशन, इसके साथ एक कंडीशन भी होगी, और उसके आधार पर फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक कार्टेशियन इक्वेशन भी है, कार्टेशियन इक्वेशन देख लीजिए, हाँ जी इसी की। तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसी है भाई? a1x b1y प्लस c1z प्लस c1z और प्लस है, बुक में प्लस है। हाँ प्लस है, प्लस है, बुक में तो खाता होगा काय दिन पूर्व नहीं होगी तो इसकी नहीं होगी, 10 मिनट पहले पढ़े बाबू, आपकी किताब में गलत लिखा हुआ। ओके ब्रो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास d1 है प्लस लैम्डा और प्लस लैम्डा, a2x, ठीक है, a2x प्लस b2y माइनस c2z और माइनस d2 और इक्वल टू में 0, ठीक है। देखो, जिन बच्चों को बिल्कुल मतलब बोले कि भैया इसमें तो देखो ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ बाजू में यहाँ देखो ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, ये तो आप एक काम कर सकते हो, आप इस d1 को और माइनस लैम्डा d2 को आप उस तरफ ले चलो, प्लस का बन जाएगा, बना देना इसको। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y और प्लस c2z इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा। कर लेना मैच, इसके साथ बन जाएगी बात, ठीक है, अगर आपको बिल्कुल ही मैच कराने वाली बात है, ठीक है। तो इन चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देखते हैं, इस पर क्वेश्चन से ज़्यादा आइडिया क्लियर होगा, ठीक है।
फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, find the vector equation of plane passing through the intersection, passing through the intersection of the plane of the planes r vector dot I plus j plus k equal to में 6 and r vector dot 2I plus 3j plus 4k equal to में -5 and the point। देखो यहाँ पर एक चीज ऐड ऑन कर दी उन्होंने, ये पॉइंट के बारे में, एंड द पॉइंट 1,1, इस क्वेश्चन को देखो, इससे आपको काफी आइडिया मिलेगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। अब आप खुद देखो, ये नॉर्मल वेक्टर है क्या? नहीं, अरे नॉर्मल वेक्टर ही तो है ये, यूनिट वेक्टर नहीं है। हाँ जी, तो ये D1 है, ये सही बात, ये बात समझ नहीं है आपको पहले। और इसको देखो, ये भी नॉर्मल वेक्टर है, तो सही है बात, ठीक है। और इस पॉइंट से तो फिर हम नॉर्मल वेक्टर बनाते हैं, फिर हम कुछ कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो नॉर्मल वेक्टर का, ना कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अच्छा जी, अब इधर देखिए, मैंने बताया था ना, दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले बहुत सारे प्लेन होंगे, तो भैया इन दो के इंटरसेक्शन से भी पास होने वाले बहुत सारे प्लेन होंगे। मानते हैं ना आप इस बात को? जिनकी जनरल इक्वेशन कुछ ऐसी होगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अच्छा जी, तो एक डायग्राम सा बना लेते हैं, उससे ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पर एक आपके पास एक प्लेन हो गया, ये ऐसे करके, और एक प्लेन आपके पास ऐसा हो गया, और इससे पास होने वाले बहुत सारे प्लेन, एक ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ओके, और फिर एक वापस डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेन, ठीक है। अच्छा जी, तो हमें क्या करना है, हमें पहले वो जनरल प्लेन निकाल लेना। अच्छा, ये वाला जो प्लेन है, ये आपके पास कितना है, r वेक्टर डॉट 2I प्लस 3j और प्लस 4k, सही है, और इक्वल टू में कितना -5, और ये वाला कितना आपके पास, r वेक्टर डॉट I प्लस j और प्लस k इक्वल टू में 6, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? किसको? हाँ 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 हाँ, उससे ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, एक जनरल इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या कहती है, r वेक्टर डॉट n1 प्लस में लैम्डा इक्वल टू में d1 प्लस में लैम्डा d2, मैं कैपिटल D है, ठीक है, समझ लो इस बात। ओके, तो r वेक्टर तो r वेक्टर है, n1 वेक्टर कितना है आपके पास, 2I प्लस 3j और प्लस 4k, और बड़ा प्लस लैम्डा दूसरे वाले के साथ I प्लस j, ठीक है, इक्वल टू में d1 कितना आपके पास, -5, ठीक है, -5 प्लस लैम्डा 6। ये बात से मैं समझ में आ रही है? ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, देखिए हम इसको देख रहे हैं, तो ये हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, r वेक्टर इक्वल टू में ये चीज करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे I है और यहाँ पर भी I रहेगा, तो मैं काम करता हूँ 2 प्लस में लैम्डा I, ठीक है, j और j वाला 3 प्लस में लैम्डा j और प्लस में 4 प्लस में और इक्वल टू में -5 प्लस में 6 लैम्डा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज देखो, तो ये आपके पास एक जनरल प्लेन आ गया, एक क्या आ गया, एक जनरल प्लेन। अब आपको इसमें लैम्डा नहीं पता, लेकिन उसने एक बात बताई है, ये तो जनरल इक्वेशनों की, जनरल प्लेनों की इक्वेशन है,
मतलब ये जितने प्लेन्स हैं सबके लिए एक कॉमन इक्वेशन है, लेकिन मुझे तो वो वाला प्लेन चाहिए जो कि किससे पास कर रहा हो। हाँ जी 1, हमें तो वो वाला प्लेन चाहिए जो कि 1,1,1 से पास कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, ये सारे प्लेनों की इक्वेशन है राइट, तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं इसमें एक्स वाई जेड की जगह क्या दौड़ा दूं 1, 1, 1, लैम्डा की तो वैल्यू निकालनी है, उसी की तो वैल्यू नहीं पता, उसकी पता होती तो हम वो प्लेन ना निकाल देते। लेकिन अगर ये जनरल इक्वेशन इन सारे प्लेनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो ये इसको भी तो सेटिस्फाई करेगी, नहीं करेगी ना। अच्छा अब आर वेक्टर आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है ये xi प्लस और प्लस, इसको डॉट कराना है हमें किसके साथ, 2 प्लस में लैम्डा आई और प्लस में 3 प्लस में लैम्डा जे और प्लस में 4 प्लस में लैम्डा के साथ, और इक्वल रखना है -5 प्लस में 6 लैम्डा। तो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। तो हाँ जी, तो भाई इसकी जगह आप क्या लगाएंगे 1, इसकी जगह लगाएंगे 1, इसकी जगह भी क्या लगा देंगे 1, तो 1 आई 1 जे और 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस में लैम्डा आई, समझ रहे हो ना, जे प्लस में लैम्डा जे और प्लस में 4 प्लस में लैम्डा इक्वल टू में -5 और प्लस में 6 लैम्डा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा आपके पास, 2 प्लस में लैम्डा और 3 प्लस में लैम्डा और प्लस में 4 प्लस में, मैं तुम्हें बता तो रहा था इक्वेशन के बाद पूरी जब आप आर की जगह उसको पुट कर दोगे तो पूरी इक्वेशन में क्या चमकेगा, बस खाली और लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। और ये लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा, 3 लैम्डा और उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 3 लैम्डा ही हो जाएगा, सही है ना। 6 लैम्डा में 3 लैम्डा माइनस हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, इसको इधर ले आएंगे 9 प्लस 5 14, हाँ जी 14, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 14, किसी को दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। क्वेश्चन देखो दोबारा से, ये क्लियर है भाई। देखो आपको क्वेश्चन में गिवन थी ये बात कि एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, ये दोनों प्लेनों से पास होने वाले ऐसे प्लेन की इक्वेशन बताइए जो इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों प्लेनों का यूज किया और उनसे मैंने एक जनरल इक्वेशन बना दी। वो जनरल इक्वेशन वाला जो भी प्लेन होगा वो इन सारे प्लेनों के लिए सेटिस्फाई है, तो वो इस वाले के लिए भी सेटिस्फाई होगा जिसको 1, 1, 1, मतलब ये 1, 1, 1, मतलब अगर मैं इसको प्लेन की इक्वेशन में लगाऊं तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना इक्वेशन। तो मैंने क्या कर दिया 1, 1, 1 रख दिया एक्स वाई जेड की जगह और मैंने लैम्डा की वैल्यू पिक कर ली, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू निकलने के बाद ये लैम्डा की वैल्यू तक ही नहीं रुकना आपने, इसको जनरल इक्वेशन में भी आपने क्या करना है, हाँ, क्योंकि हमें तो वो प्लेन की इक्वेशन चाहिए ना खाली, तो आप लैम्डा की वैल्यू जब इसमें प्लेस करोगे तो उसी हिसाब से हो जाएगा। आर वेक्टर 2 प्लस में 14/3 आई और प्लस में 3 प्लस में 14/3 जे और प्लस में 4 प्लस में 14/3 के और इक्वल टू में -5 प्लस में 6 इंटू में 14/3। पूरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये नॉर्मल वेक्टर भी मिलेगा ना, और ये आपका डी भी मिलेगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो आपका एग्जाम्पल है उसमें उन्होंने अलग उल्टे ले लिए हैं उनको, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस चीज़ को ऐसा मत सोचो कि भाई ये लैम्प यहाँ प्लेन यहाँ ले लिया या यहाँ ले लिया तो कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। जनरल इक्वेशन माइड आपको लैम्डा की वैल्यू उल्टी मिल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, बता सकता है, ठीक है। बट दोनों ही आंसर मान्य है, दोनों ही आंसर, ठीक है। कंसेप्ट की बात है, बाकी क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। हाँ भाई, कोप्लेनरिटी का मतलब क्या होता है भैया, वो पैरेलल नहीं रुक जाना है उसको बताने दे। हाँ भाई, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन बताओ भाई, साहिल से होती है जी, बताओ। अरे कोई बात नहीं, आपसे मैं वैसे भी आपसे ही पूछता हूँ। वे कोप्लेनरिटी वो लाइंस होते हैं मतलब जो एक प्लेन में पास करते हैं पर वो एक दूसरे के पहले अपीयर होते हैं, वो एक दूसरे के पहले नहीं, वो वाले नहीं है, स्क्यू लाइंस हैं वो, स्क्यू लाइंस हैं वो। कोप्लेनरिटी यार नाम ही कह रही है बात यार, कोप्लेनर,
कोप्लेनर का मतलब क्या है? एक ही प्लेन पर होनी चाहिए दो लाइनें। सही बात भाई दो लाइनें बन रही हैं, एक ऐसी है और एक आपके पास मान लो ऐसी है कुछ ऐसा। कट करेंगे नहीं करेंगे वो मैटर नहीं करता, क्या ये सेम प्लेन पर हैं? यस भैया है, कोप्लेनर। तो अगर हैं तो फिर इनको कोप्लेनर कहते हैं। जैसे मान लो अभी आपकी ब्लैक स्क्रीन पे ही बन रही है ये दो लाइनें, 3D में स्पेस में तो नहीं आ रही, तो आपका मोबाइल या फिर लैपटॉप भी तो एक सरफेस ही है, जैसे ये सरफेस ही तो है, इस पर ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो ये कोप्लेनर है ना। तो अगर कोप्लेनर है तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए वो, तब हम कहेंगे कि वो कोप्लेनर है। अब वो आपसे, हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो उनका वो चीज करके आएगा नहीं, टू लाइंस वाली कोप्लेनर नहीं होती एक ही प्लेन पर अगर दो लाइनें बन रही हैं तो वो कोप्लेनर कहलाती है। मतलब दो लाइनें अगर आपके पास बनी हुई हैं और अगर आप एक ऐसा प्लेन बना दो जिस पे वो दोनों लाइनें आ जाएं पूरे तरीके से, तो उन्हें हम उन लाइनों को हम कोप्लेनर कहते हैं। कोप्लेनर ऑफ लाइन का मतलब है कि दो लाइनें एक ही सरफेस पर होनी चाहिए, ठीक है। अब वो चाहे सरफेस तुम्हारा कैसा भी हो, ठीक है। तो ये दो लाइनें क्या कोप्लेनर हैं? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि अगर दो लाइनें कोप्लेनर होंगी तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वो कंडीशन, पहले मुझे बात बताओ, एक लाइन की इक्वेशन कैसी होती है? लाइन की इक्वेशन बताओ, प्लेन तो तुमने बहुत पढ़ी है। अबे वेक्टर में बताओ, अबे 3D की बात हो रही है यहाँ पे। आर वेक्टर इक्वल टू या a1 b1, सही बात है ना भाई। इसकी खुद की भी तो डायरेक्शन होगी कुछ, और ऐसी दूसरी भी होगी, आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, इसकी भी कुछ डायरेक्शन होगी। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब वो कंडीशन उस पर काम कर ले। मैं यहाँ पे एक बात लिखता हूँ कि a2 माइनस a1 ये वेक्टर है, ठीक है। इनको जब मैं डॉट कराऊंगा तो इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो मैं इस बात को कह दूंगा ये दोनों लाइनें कोप्लेनर है। अब मेरा सवाल तेवतिया जी से ये है कि ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों? ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो दोनों क्यों मतलब एक उसका वो परपेंडिकुलर हो गया, वो एक वेक्टर सरफेस पे रहा, उनका डॉट करा देना है, बन गया 0 हो गया। हाँ भाई मान लो तुम थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल होकर सोचो, तुम्हारे सामने सोचो तुम, मान लो एक दीवार है तुम्हारे आगे, ठीक है, उस पर ही दो लाइनें बन रही, ठीक है, जैसे ये बन रही। तो भैया अगर मैं इस B1 और B2 का क्या करा दूं, क्रॉस करा दूं, क्या करा दूं मैं, क्रॉस, तो मुझे तुम बताओ इस प्लेन पर, इस दीवार के परपेंडिकुलर लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नॉर्मल लाइन मिल जाएगी ना तुम्हें क्रॉस करते ही। तुमने तो बताई थी बात, क्रॉस तब करते जब हमें उन दोनों के परपेंडिकुलर को चाहिए होता है, तो परपेंडिकुलर मिल गया तुम्हें। अब तुम मुझे एक बात बताओ, a2 माइनस a1 वेक्टर क्या देगा तुम्हें? a2 माइनस a1 आपको वेक्टर वो लाइन बना के दे देगा, वो वेक्टर बना के दे देगा a2 माइनस, भाई a2 इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, और a1 इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, सही बात है ना भाई, ये ओरिजिन है, तो ये वाला आपके पास a1 है और ये वाला क्या आपके पास a2। और अगर मैं a2 माइनस a1 को दूं तो मेरे को ये मान लो ये p पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है आपके पास q पॉइंट, तो मेरे को ये qr वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सही बात है ना, qr नहीं pqr मिल जाएगा आपके पास pqr। तो ये pq वेक्टर मुझे क्या मिल जाएगा pq वेक्टर। तो ये pq वेक्टर मुझे बात बताओ क्या ये प्लेन पर है? बिल्कुल है। अगर ये दोनों लाइनें प्लेन पर हैं तो इन पर आने वाला कहीं पर भी पॉइंट अगर मैं लूंगा और उनके बीच में अगर मैं वेक्टर बनाने की कोशिश करूं तो वो वेक्टर भी प्लेन पर होगा। मानते हैं हम इस बात को, ठीक है ना। अगर ये दोनों लाइनें प्लेन पर ही नहीं है तो मैं लाइन पे कहीं पर भी पॉइंट लूं और उनके बीच में लाइन बनाने की कोशिश करूं तो वो उस वाले प्लेन पर नहीं होगा। भाई अपने आप इमेजिन करो, मान लो एक सरिया ऐसे है, एक सरिया ऐसे है, ऐसा कुछ, अब ये नहीं है सेम प्लेन पर, तो इस पर कहीं पर भी तुम पॉइंट ले लो, इस पर कहीं पॉइंट ले लो, तो इनके बीच में बेशक वेक्टर जरूर बन जाएगा लेकिन वो उस वाले प्लेन पर होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइनें ही आपस में कैसे नहीं है, प्लेन पर नहीं है। समझ रहे हो ना। तो अगर प्लेन पर हैं, अगर सेम प्लेन पर हैं
तो उनके बीच में बनने वाला जो वेक्टर है वो भी उसी प्लेन पर होगा, हाँ या ना? बिल्कुल होगा। और अगर ये इन पे प्लेन पर है तो ये भैया इन दोनों से जो मतलब प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर था उसके साथ अगर डॉट करवा दूं इसको तो कितना बनाएगा? 0 डॉट 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 करवा दूंगा, एंगल तो 90 बनेगा, लेकिन डॉट करके तो 0 तो यही बात तो लिखी है। अगर मान लो ये दोनों लाइनें ही प्लेन पर नहीं है तो भैया ये इनके साथ 90 ही बनाएगा और डॉट करके 0 नहीं आएगा, और 0 कर अगर नहीं आया तो फिर तुम कह देना ये दोनों लाइनें कोप्लेनर नहीं है, और अगर 0 आ गया तो कह देना जी देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया हमारी, तो ये कोप्लेनर। लॉजिक समझ में आया? ठीक है। फॉर्मूले को फॉर्मूले की तरह नहीं, थोड़ा सा और एंथुसियाज्म के साथ पढ़ो लॉजिकली, तब आपको याद रहेंगी बातें, वरना ये फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, भूल जाओगे तुम। मैंने कोप्लेनरिटी के लिए खुद सोचो कि कोप्लेनर के लिए क्या सोचना पड़ता है भाई, दो लाइनें एक प्लेन पर, दो लाइनें एक प्लेन पर होंगी तो उन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो एक नॉर्मल मिल जाएगा, और उन दोनों लाइनों का अगर हम डॉट कर मतलब उनके बीच में अगर कोई 2 पॉइंट लेकर अगर हम वेक्टर बनाए तो वो नॉर्मल के साथ तो 90 बनाएगा, तो उसके डॉट करके 0 इक्वल टू 0, और अगर नहीं आया इक्वल टू 0 तो इसका मतलब वो दोनों लाइनें कोप्लेनर थी ही नहीं कभी। ठीक है, तो आपको माइंड इस पे क्वेश्चन आता है। तो वेक्टर फॉर्म तो हमने देख ली, कार्टेशियन फॉर्म और देख लेते हैं इनकी। तो कार्टेशियन फॉर्म तो समझ ही आ रही है, वेक्टर फॉर्म से बनती है। हालांकि b1 और b2 के लिए तो हम a1 a2 याद करते, a1 a2 करते थे, और क्रॉस करते हैं इसके साथ। तो हाँ बाबू, वेक्टर कभी बनता है बड़ा ना हो सके, वेक्टर 1 से हमको फॉर्मूला लेके इक्वल टू 1 आ गए, मतलब कहां वो नहीं, वेक्टर कभी इक्वल टू 1 कैसे आएगा? फॉर्मूला बोल रहा हूं। कौन सा फॉर्मूला? डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहे हो क्या? हाँ, डायरेक्शन कोसाइंस का बाबू देखो LMN क्या दिखाते थे? डायरेक्शन कोसाइन दिखाते हैं। मेरे फॉर्मूला आर भाई देख, ये रहा एक वेक्टर, अरे ये ले इधर देख तू, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस c अपॉन z इज इक्वल टू इंटरसेप्ट फॉर्म है जो x अपॉन a प्लस हाँ, तो वो 1 के इक्वल क्यों है ये पूछ रहा है। 1 के इक्वल क्यों है? से 0 के इक्वल है। हां, तो 1 के इक्वल यार देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म में मत जाओ, उसका काफी डेप्थ है उस क्वेश्चन, मतलब उसकी निकाल के लाना ना फॉर्मूला। चलिए इधर देखिए, ठीक है, इधर ध्यान दे लो, पहले आप नॉर्मल याद कर लो, उसके बाद बात करेंगे। तो इसके लिए आपके पास a2 माइनस a1 है, तो ऑब्वियस सी बात है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और यहाँ पर हम b1 b2 कर रहे हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है a1 b1 c1, ठीक है, और a2 b2, ठीक है, समझ में आए? इसमें a1 b1 c1 क्या है साहिल? एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, दो प्लेनों के बीच में एंगल्स कैसे दिखाते थे, किससे डिनोट होते थे? अरे कैसे डिनोट होते थे? उनके नॉर्मल वेक्टर से डिनोट होते हैं। उनके नॉर्मल वेक्टर जो एंगल बना देते हैं वही दो प्लेन भी बना देते हैं, और दो वेक्टरों के बीच में एंगल निकालना तो हमें आता है। मैं जैसे मान लो यार ये तुम्हारे पास एक प्लेन है, तो ऑब्वियस बात है इसकी इसकी इक्वेशन होगी, मानते हो ना? और ये एक दूसरा प्लेन है तुम्हारे पास, तो इसकी भी एक इक्वेशन होगी, r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू ना v2, ठीक है। तो इसका भी एक नॉर्मल होगा, इसका भी एक नॉर्मल बनेगा, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वही इन दो प्लेनों को अगर आप इनफाइनाइटली बढ़ाओगे तो उनके बीच में भी वही एंगल। तो n1 और n2 पिछले वाले से कैसे बाबू? वो तो लाइनों की कोप्लेनरिटी के लिए था, ये प्लेनों के एंगल्स के लिए है। कैसे रिलेट किया आपने? ठीक है, अच्छा जी। तो एंगलों के लिए क्या करते थे हम लोग? cos थीटा इक्वल टू में n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन में, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अभी बताइए मॉडुलस क्यों लगा रहा हूँ? क्यों पॉजिटिव क्यों चाहिए मुझे? पॉजिटिव क्यों चाहिए? नेगेटिव में क्या दिक्कत थी? नेगेटिव आ जाता, क्या दिक्कत क्या है? क्यों? डिस्टेंस का है थीटा भैया, देखो ये उसमें ही चलता है पहले में ऑल साइन टेन कॉस भैया, ऑल में रहेगा ये हमेशा, और 180 से नीचे जाएगा नहीं। और एक और मैं मुझे बात बताओ यार, ये थीटा है, हाँ,
भाई ये भी तो एंगल है। अरे रुको, ये एक्यूट है वो वाला है। हाँ ये एक्यूट का लॉ। मुझे ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं पहले एक एंगल निकालूंगा फिर दूसरा निकालूंगा, ठीक है। तो आपके दो प्लेन्स जो है, बिल्कुल सही बात है, ये एक एंगल बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक और एंगल बनेगा जब भी कट करेंगे, ठीक है। तो हालांकि एनसीईआरटी बस खाली कह रहा है एक ही बता दो तुम, वही बहुत है, ठीक है। और तुमसे कुछ उम्मीद नहीं है खास, ठीक है। आईआईटी वाले तो बोला ही बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट देखिए, इसी का कार्टेशियन फॉर्म भी है, cos थीटा इक्वल टू में a1 a2 प्लस और प्लस, हाँ भाई साहिल, ये a1 b1 c1 क्या है ये बाबू? किसके? ये प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर गए हैं ना, उनके डायरेक्शन रेशियोज में, ठीक है। b2 का स्क्वायर और प्लस कैपिटल से कर दो स्मॉल से कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा दो वेक्टर जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हाँ जी, जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सुन लेते मेरी बात, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब उनके नॉर्मल वेक्टर भी क्या बना रहे होंगे? तो नॉर्मल वेक्टर, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है a1 a2 और प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 क्या देता है? और दो वेक्टर और दो प्लेन मान लो एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल वेक्टर भी तो पैरेलल ही हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज के लिए आपको a1 अपॉन इक्वल टू c1 अपॉन में c2 वाली कंडीशन ट्राई करना। अब ये हमें तो ये लैम्डा और का चाहिए पैरेलल के लिए, हाँ हाँ वो तो होता ही है, वो कांस्टेंट के इक्वल, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट चीज देखिए, हाँ जी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? देखो आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया, आप लोगों ने देख लिया कि दो प्लेनों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपने ये देख लिया कि लाइन कोप्लेनर कैसे होती है। अब आपको बेसिक्स याद रखने हैं, क्या क्या चीजें आपने पढ़नी है प्लेन्स की, हाँ वो मैंने जानबूझ के छोड़ी है, उसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एक लाइन और एक प्लेन भी तो कुछ एंगल बनाएंगे। मैं मान लो जैसे ये टेबल एक प्लेन है, या आपका मोबाइल एक प्लेन है, सरफेस ही तो है वो। अब मान लो तुम्हारे हाथ में जो पेन है वो एक लाइन है, तो इसके साथ कुछ एंगल क्रिएट तो होगा ना, तो यहाँ बीच में कुछ एंगल तो बनेगा, मानते हैं ना इस बात को, इसमें क्या एंगल क्रिएट होगा। तो उसी चीज पे हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है आपके पास, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन आ रही है और ये लाइन इस तरीके से मतलब पार करके निकल रही है इसको इधर से, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल जरूर क्रिएट, हालांकि कर तो यहाँ भी रही है, ठीक है, लेकिन हम एक्यूट की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ एक्यूट। अच्छा इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी होगा ना? अच्छा नॉर्मल तो कहीं भी हो सकता है, तो मैं जानबूझ के इधर ही बना जानबूझ के, और ये लाइन है तो लाइन की डायरेक्शन तो हम जानते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। गलत तो नहीं लिख रहा? बी वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है? बी वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है? ए तो डायरेक्शन करता है, बी कुछ और करता है। ए डायरेक्शन करता है ना? नहीं नहीं नहीं, बी डायरेक्शन करता है, ए उसका वो करता है। ए उस लाइन पर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। यार साहिल इट्स सीरियसली सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नहीं भैया बस ये थोड़ा याद रखने की बात, बाबू याद रखने है, आप थोड़ा बेसिक्स पे बार-बार काम करो। इट्स नॉट अबाउट जस्ट फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज की बात नहीं है, फॉर्मूलाज नहीं है। और अगर आपको नहीं आ रहा है मेरे से पूछो बार-बार, भैया इसमें ये क्या डिनोट करता है, खुद से पूछो ना, ठीक है। तो बी डिनोट करता है डायरेक्शन और प्लेन में एन वेक्टर डायरेक्शन डिनोट करता है, राइट। अच्छा जी, लेकिन मुझे बताना है एंगल ये वाला, मुझे नॉर्मल और इसके बीच में नहीं बताना। तो बताओ भाई मनीष कैसे निकालेंगे? साइन से क्यों? क्यों साइन से? मतलब
साइन से क्यों? साइन कैसे आ गया बस तू इतना बता दे मुझे खाली, कॉस में क्या दिक्कत है? ये 90 डिग्री है, साइन क्रॉस में वजह में परपेंडिकुलर चाहिए, क्यों बता रही? भाई परपेंडिकुलर चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, देख इसका फॉर्मूला ऐसा है, साइन थीटा इक्वल टू में बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एन वेक्टर ले, कोई दिक्कत नहीं। और ये लाइन और प्लेन में फॉर्मूला ऐसा है। मेरा सवाल तुमसे ये है, यहाँ साइन क्यों आ गया, यहाँ कॉस क्यों नहीं है? रुको मैं बताता हूँ, मुझे पता है। जो बच्चा लॉजिकली सोच रहा है वही बता सकता है इसको। मैं बताऊँ एक हल बता। भैया हम एक्यूट एंगल ले लो प्लेन में। अरे वो तो साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव। बाहर मॉडल्स लगा दिए, पॉजिटिव बन गया सब। और बता दो, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है। नहीं तू बता रहे sin 90 minus theta is equal to cos 90 minus theta is equal to sin theta। सही कह रहे हो। वो ये कह रहा है कि हम तो भैया, हाँ मैं समझ रहा हूँ, हमें निकालना ये है, ठीक है, बट तुम मुझे एक बात बताओ। वो ये कह रहा है कि n1 और b1 वेक्टर, तो ये निकाल के देगा। मान लो ये फाई है, मान लो ये क्या है फाई, तो मैं cos फाई निकलवाऊंगा, और cos फाई यही तो होगा भाई, लाइन का और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और इसके बीच में तो निकलवाना मुझे ये है। लेकिन मैं देखो नॉर्मल और डायरेक्शन की, लाइन की डायरेक्शन के बीच में एंगल निकाल रहा हूँ, अलग ही पाई कुछ अलग ही निकाल रहा हूँ मैं। लेकिन देखना मैं थीटा पे आऊंगा वापस कैसे। तो ये बनेगा आपके पास कैसा, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड। गलत तो नहीं है, सही है। लेकिन ये cos फाई दे रहा है मुझे, और जबकि मुझे क्या चाहिए थीटा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बता दूं ये 60 डिग्री है, तो यार ये कितना है, कैसे निकाला 90 माइनस करके। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे थीटा निकलवाना है तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? मैं फाई को जानबूझ के 90 माइनस थीटा लिख देता हूँ। गलत तो नहीं है, सही है ना। और यही चलता रहेगा ना जैसा लिखा हुआ है। मैंने फाई की जगह क्या लिख दिया, 90 माइनस लिख दिया, लिख सकते हैं, गलत तो नहीं है। आपने 95 लिख ही जाएगा क्योंकि हमें देखो अरे मैं फाई की जगह 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अभी 90 के भाई थीटा फाई ऊपर वाला एंगल है, थीटा नीचे वाला है, ठीक है। मैं 90 में थे या निकाल दूंगा तो यू ही तो बचेगा। मैं फाई की जगह मैंने क्या लिख दिया 90 में, जानबूझ के थीटा बना के लिख रहा हूँ, जानबूझ के। मेरे को तो थीटा निकालना है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ फाई निकालने में, मैं तो थीटा निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा जी, अब मुझे तो 90 के इम्पैक्ट से cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब थीटा का थीटा, और आपका फॉर्मूला तो वही चल रहा है जो यहाँ था। और साइन 90 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट में पॉजिटिव ही होता। तो ये नया फॉर्मूला बन गया कि लाइंस और प्लेन के बीच में जब एंगल निकालना है तो आप साइन थीटा यूज करें, ना कि। लेकिन आया कैसे, अप्रोच ये भैया 5 वाला पूछ सकता थे तो मतलब बाबू। फाइव वाला क्यों पूछेगा, फाइव वाला तो लाइन और उसके नॉर्मल के बीच में एंगल है। भैया इस चीज को कि आपने पहले तो cos फाई लिखा तो नीचे cos 90 माइनस, क्योंकि फाई को हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। आप एक काम ये कर सकते हो, आपकी मदद के लिए सिर्फ इतना कि आप cos फाई में से फाई निकाल लो, फिर 90 में से कहा करा दीजिए तुम, निकल आएगा थीटा। हमें थीटा चाहिए, चाहे साइन से निकालो चाहे cos से निकालो, वो कौन पूछे क्या। बात एक क्या है उल्टी कर रही है। ये फाई था, इसको बताओ कौन सा, ये वाला, ये वाला। भाई आप मुझे, आप, मैं तो नॉर्मल, मैं तो दो वेक्टरों के बीच में एंगल निकाल रहा हूँ, दो वेक्टरों के बीच में मैं क्या निकाल रहा हूँ, एंगल। दो वेक्टरों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला तो cos वाला था, तुमने तो बताया था। उनके डॉट करा दो और अपॉन में उनका क्या करा दो, मैग्नीट्यूड, मैंने वही करा दिया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मुझे तो प्लेन और लाइन के बीच में एंगल, तो मुझे तो ये नीचे वाला चाहिए। तो मैंने जानबूझ के इस फाई को किसमें कन्वर्ट कर दिया, 90 माइनस थीटा में, क्योंकि मैं तो फाई को ही लिख रहा हूँ, लेकिन मैं इस फाई को 90 माइनस थीटा भी तो लिख सकता हूँ। फिर मैंने इसको 90 माइनस थीटा, 90 के इम्पैक्ट से cos को किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, साइन में, साइन थीटा निकाल दिया। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दो काम कर सकते हैं, या तो इसको डायरेक्ट याद कर लो,
पहला। दूसरा, आप क्या करिए, आप कॉस, आप फाई निकाल लो, आप नॉर्मल और लाइन के बीच में निकाल लो, और 90 में से उसको क्या करा देना, तो आपको प्लेन और लाइन के बीच में एंगल मिलेगा। ये भी कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको कहूंगा साइन इसी को याद कर, ठीक है। तो दो प्लेन और इसके बीच में कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक और है, देखिए यहाँ प्लेन है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, और जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। तो अगर आपने ये डी निकालना है, ऑब्वियसली बात है यार, ये पॉइंट है तो ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, इसका क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, और ये तो प्लेन है तो भाई इसका तो अपना हिसाब किताब रहता है, कैपिटल डी क्या बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए भाई, मुझे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है आपके पास। फॉर्मूला देखिएगा, ए वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को डॉट कराएंगे किसके साथ, नॉर्मल वेक्टर के साथ, और माइनस कराएंगे कैपिटल डी से, अपॉन में मैग्नीट्यूड कराएंगे किसका, नॉर्मल वेक्टर, और ये आपको देगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, जहां पे एन वेक्टर किसका है, नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का, ए वेक्टर किसका है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, डी क्या है, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, और एन वेक्टर किसका था, प्लेन का नॉर्मल, ऐसे बोला कर, ठीक है। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, अगर ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट का और एक प्लेन से दूरी। अब मुझे एक बात बताओ, देखो तुम्हें ना इतना इजी नहीं देगा वो, तुम्हें क्या देगा ना, तुम्हें इसकी मान लो एन नहीं देगा, बल्कि क्या दे देगा कि एक दूसरा प्लेन है वो इसके पैरेलल है, ऐसा कुछ देगा घुमा फिरा के, मतलब इतना इजी, ये प्लेन ये बना लो और ले लो 4 नंबर मेरे से, ऐसा दे देगा डायरेक्ट। ये तो फॉर्मूला सिखाने के लिए तुम्हें बस खाली, अब तुम्हें ये प्लेन की इक्वेशन नहीं देगा, उसके बदले में कुछ और काम देगा, बोलेगा को प्लेनर है, परपेंडिकुलर है, ऐसे प्लेन के साथ इस वाले पॉइंट की दूरी बताओ, फिर तुम्हें वहां जुगाड़ पानी कर कर आके पहले इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और फिर वो ये वाला फॉर्मूला लगाना, ऐसा कुछ सवाल आएगा 4 नंबर के लिए। लेकिन उसके लिए बेसिक कंसेप्ट तो बताओ, तभी तो 3D मुश्किल लगता है बच्चों को, रीजन ही है, बच्चे का फॉर्मूला पढ़ ले, अरे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, पता नहीं कहाँ आउट ऑफ सिलेबस आ गया, मैं तुम्हें जो 15 क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें देखना एक भी सवाल डायरेक्ट नहीं है, एक भी सिंगल। चलो ये डिस्टेंस वन हो गया। अच्छा, अगर मान लो यही पॉइंट अगर ओरिजिन से होता तो ए वेक्टर क्या हो जाता, तो ये तो खत्म ही हो जाती बात। अब तुम्हें ना वो नॉर्मल वेक्टर वाला जो मैंने सबसे नॉर्मल फॉर्म स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, अब आएगा वो ध्यान, यहाँ पे ना मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, पॉजिटिव चाहिए, मैग्नीट्यूड नीचे होगा तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा बस खाली माइनस डी अपॉन में, भाई याद आ रहा है कुछ, माइनस डी याद आ रहा है कुछ, जो सबसे स्टार्टिंग वाली फॉर्म में बताई थी मैंने कि डी इक्वल टू में क्या रहता है, कैपिटल डी अपॉन में, ये वही वाली बात तो है, कहाँ से कनेक्ट किया है इधर उन्होंने, ये जो आप जिन्होंने बताया था पोजीशन वेक्टर का क्या कहते हैं, भाई मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो जैसे हमने अभी सबसे स्टार्टिंग में ये तो पढ़ा था कि एक प्लेन है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकलवाना होता था हमें, तो भाई इस प्लेन की अपनी खुद की एक इक्वेशन है ऐसी, तो कैसे निकालेंगे भैया, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला डिराइव करके दिया था अलग से, तो ये यही तो है, ये तो पता चल गया, ये जो आप यहाँ ए वेक्टर के बारे में बता रहे थे, ए वेक्टर तो आपका 0 0 ले लिया ना मैंने, ओरिजिन सेट कर दिया, तो ये वाली बात तो खत्म ही हो गई, 0 0 का डॉट करोगे इसके साथ तो खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं एक स्पेशल केस बताया मैंने आपको इसका, कि नॉर्मली किसी पॉइंट का तो ये है फॉर्मूला, लेकिन अगर ओरिजिन से होता तो वो स्टार्टिंग वाली बात तो खत्म ही थी, पीछे का रह जाता बस खाली डी अपॉन में नॉर्मल, तो ये वही वाली बात तो है जो नॉर्मल फॉर्म में पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो यहाँ तक आपके फॉर्मूले हैं, इस वीडियो को बार बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को कल
ये सारे फॉर्मूले याद चाहिए, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।